जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही पुरानी भारी भरकम धुआं उड़ाती हुई हैवी ड्यूटी डीजल ट्रेन है जो पिछले 60 सालों से एक ही पटरी पर चल रही है। हाँ, जिसका पूरा सिस्टम सेट है। राइट, उसकी स्पीड सेट है, काम सेट है, लेकिन अचानक चलती हुई ट्रेन में ही उसके पुर्जे बढ़ले जा रहे हैं। मतलब डीजल इंजन निकालकर इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जा रही है, वो भी बिना ट्रेन को रोके। एग्जैक्टली बिना रफ्तार कम किए उसे एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन में बदलने की कोशिश हो रही है। सुनकर ही लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा और खतरनाक रिस्क है। I mean, हम यहाँ किसी साई-फाई मूवी या इंजीनियरिंग मार्वल की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम कॉर्पोरेट दुनिया के एक मैसिव शिफ्ट की बात कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा वजूद ही जमीन से लिग्नाइट निकालने और उसे जलाकर बिजली बनाने पर टिका हो, उसका अचानक से रिन्यूएबल्स की तरफ मुड़ना कोई मामूली बात नहीं है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास जो दस्तावेज, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक ऐसी ही 60 साल पुरानी सरकारी फॉसिल फ्यूल कंपनी की कहानी बताते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन कहा जाता था। सही कहा, दशकों से इनका DNA कोयला और लिग्नाइट माइनिंग ही रहा है, लेकिन अब ये कंपनी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके खुद को एक ग्रीन एनर्जी पावर हाउस बनाना चाहती हैं, जो कि बहुत बड़ा दाव है। बहुत बड़ा। तो आज के इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि उनका ये जो कॉर्पोरेट प्लान 2030 है, वो आखिर है क्या, इनके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और सबसे जरूरी बात कि CAG ऑडिट रिपोर्ट में जो जमीनी सच्चाई सामने आई है और इनके जो बड़े सपने हैं, उनके बीच का फर्क क्या है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले नंबर्स और कंपनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिकोड करते हैं। चलो। मतलब NLC इंडिया एक नवरत्ना PSU है। हाँ, और एक आम इंसान के लिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक ऐसी सरकारी कंपनी है जिसे अपने फाइनेंशियल फैसले लेने में एक तय सीमा तक काफी आजादी होती है। राइट, उन्हें हर छोटे निवेश के लिए सरकार के पास फाइल नहीं भेजनी पड़ती। बिल्कुल। अभी की उनकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो करीब 6.7 गीगावाट है, लेकिन उनका 2030 का जो लक्ष्य है वो इसे बढ़ाकर सीधे 20 गीगावाट करने का है। वेट, 6.7 से सीधा 20, ये तो 3 गुना से की ज्यादा हो गया। हाँ, और इसके लिए जो बजट रखा गया है ना, वो 1.25 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओह वाओ, लेकिन इस बजट का डिवीजन कैसा है? उसी डिवीजन में इनकी पूरी स्ट्रैटेजी छुपी है। इसमें से लगभग 65,000 करोड़ सिर्फ रिन्यूएबल्स और ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए रखे गए हैं। आधा पैसा सिर्फ ग्रीन एनर्जी के लिए? एग्जैक्टली। बाकी 45,000 करोड़ थर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए और करीब 15,000 करोड़ माइनिंग के लिए। यानी अब उनका सबसे बड़ा दाव फॉसिल फ्यूल पर नहीं रहा, बल्कि ग्रीन एनर्जी पर है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये शिफ्ट सिर्फ एक नया ट्रेंड फॉलो करना नहीं है, ये सर्वाइवल की जरूरत है। राइट, क्योंकि दुनिया भर में नेट जीरो एमिशंस को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे स्ट्रैंडेड एसिड्स कहा जाता है। सही पकड़ा। अगर एक कोयला कंपनी अभी खुद को रीइन्वेंट नहीं करेगी तो आने वाले दशक में उनके पावर प्लांट्स और खदानों की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। वो एसिड्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगे क्योंकि कोई उनसे बिजली नहीं खरीदेगा। तो इसी खतरे से बचने के लिए NLC ने एक नई सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम है NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड या NIRL। हाँ, मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि 1 जनवरी 2026 से उन्होंने अपने सारे रिन्यूएबल एसेट्स इस नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिए हैं। बिल्कुल, हवा और धूप से बनने वाली सारी बिजली अब इस नई एंटिटी के पास जाएगी। और हाँ, ऐसी भी खबरें हैं कि इस साल इसका IPO भी आने वाला है। पर NIRL को अलग करने का फैसला क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है? नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। आजकल ग्लोबल मार्केट्स में ना ESG मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मैंडेट्स का बड़ा रोल है। हाँ, बड़े बैंक्स कोयला कंपनीज को लोन देने से कतराते हैं। एग्जैक्टली। दुनिया भर के बैंक्स और निवेशक फॉसिल फ्यूल से दूर भाग रहे हैं, लेकिन जब NRL एक बिल्कुल क्लीन 100% रिन्यूएबल कंपनी बनाती है तो फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। और इसका असर दिख भी रहा है ना? हाँ, हाल ही में NIRL को सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी SMBC से $100 मिलियन का एक ग्रीन लोन मिला है। वाओ, और इन ग्रीन लोन्स की ब्याज दर भी आम लोन से काफी कम होती है, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत लॉजिकल सवाल आता है। बोली, क्या सवाल है?
क्या एक पुरानी सरकारी पीएसयू जिसका डीएनए और वर्क कल्चर पिछले 60 सालों से कोयला खदानों, भारी मशीनरी और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस से बना है, वो अचानक से एक एजाइल और फास्ट पेस टेक स्टार्टअप की तरह इस रिन्यूएबल कंपनी को सफलतापूर्वक चला सकती है? ये बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन इस लेगेसी कल्चर को बाईपास करने के लिए ही उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता चुना है। कैसे? उनका प्लान देखा जाए तो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज में कदम रखा है जहां उनकी पुरानी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जमीन खोदने की महारत उनके काम आए। हाँ, इनके डॉक्यूमेंट्स में ये सबसे हैरानकुन हिस्सा था। आमतौर पे जब हम ग्रीन एनर्जी सोचते हैं तो जहन में वही सोलर पैनल्स या विंड टरबाइन्स आते हैं। बिल्कुल। लेकिन एनएलसी की स्ट्रैटेजी इससे काफी अलग है। अगर एक एनालॉजी दूं तो ये ऐसा है कि कोई पुरानी बेकरी है जो पहले सिर्फ ब्रेड बनाती थी। अच्छा। और अब उन्हें हाई एंड केक्स बनाने हैं, पर वो बेकरी सिर्फ नए अवन नहीं खरीद रही, वो आगे बढ़कर खुद गेहूं के खेत खरीद रही है और डिलीवरी के लिए खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी भी बना रही है, ताकि शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सप्लाई चेन उनके कंट्रोल में रहे। सही कहा, एनएलसी इस एनर्जी ट्रांजिशन में बिल्कुल यही वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनका क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ बढ़ना है। हाँ, क्योंकि सोलर पैनल्स और बैटरीज के लिए लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर जैसे मिनरल जरूरी होते हैं। और एनएलसी तो बेसिकली एक माइनिंग कंपनी ही है। एग्जैक्टली। तो वो अपनी उस माइनिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल अब इन नए दौर के मिनरल्स को ढूंढने में कर रहे हैं, क्योंकि देखो, बिना इन मिनरल्स के ना किसी भी देश का ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रैक्टिकली नामुमकिन है। और मजे की बात ये है कि ये दौर सिर्फ भारत की मिट्टी तक सीमित नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि एनएलसी अफ्रीका में भी एक्सप्लोरेशन कर रही है। हाँ, माली में लिथियम की खदानों के लिए उनका ड्यू डिलिजेंस चल रहा है और कॉन्गो में वो कॉपर और कोबाल्ट माइंस की तलाश में है। वेट, क्या उन्होंने भारत में भी कुछ हासिल किया है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में उन्हें क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स मिले हैं। और अफ्रीका का रुख करना एक जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा कदम है। वो कैसे? इस वक्त दुनिया भर की जो बैटरी सप्लाई चेन है, खासकर रिफाइनिंग, उस पर चाइना का दबदबा है। राइट, पूरी दुनिया उन पर निर्भर है। हाँ, तो भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए एनर्जी सिक्योरिटी तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हमारे पास इन रॉ मटेरियल्स का अपना स्रोत ना हो। और कॉन्गो जैसे देशों में माइनिंग एसेट्स लेना आसान नहीं होता। सही बात है, वहाँ तो सरकारी लेवल पर डील्स होती हैं। और वहीं इनकी सरकारी कंपनी होने की ताकत काम आती है। एक सॉवरेन बैक्ड एंटिटी के तौर पर उनके पास वहाँ की सरकारों से डील करने का एक अलग लेवरेज होता है। मेक सेंस। और इन मिनरल्स का सीधा कनेक्शन एक दूसरे बड़े प्रोजेक्ट से है जो इनके प्लान का बड़ा हिस्सा है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या BESS। हाँ, तमिलनाडु में वो 250 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं सिर्फ बैटरीज के लिए। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी का जो नेचर होता है वो इंटरमिटेंट होता है। मतलब हवा हमेशा नहीं चलती और धूप रात में नहीं होती। एग्जैक्टली, पर ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए बिजली तो 24 घंटे चाहिए ना, तो वहाँ ये बैटरीज काम आती हैं। और स्टोरेज के अलावा उनके पास कुछ ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज भी हैं जो उनके पुराने फॉसिल फ्यूल बिजनेस को नए दौर से जोड़ती हैं। हाँ, आप उस रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले जॉइंट वेंचर की बात कर रही हैं। हाँ, गुजरात में उनका अंडरग्राउंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, जिसका मकसद है भारत की इम्पोर्टेड LNG पर निर्भरता कम करना। ये टेक्नोलॉजी सच में बहुत दिलचस्प लगी मुझे। नॉर्मली कोयला निकालने के लिए आपको जमीन खोदनी पड़ती है ना? बिल्कुल, बड़ी बड़ी खदानें होती हैं। लेकिन इसमें बिना जमीन खोदे कोयले या लिग्नाइट को जमीन के अंदर ही गैस में बदल दिया जाता है। वो कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ देखो, जमीन के अंदर बोर होल्स के जरिए ऑक्सीजन या स्टीम इंजेक्ट की जाती है, फिर वहाँ एक कंट्रोल्ड आग लगाई जाती है जिससे एक केमिकल रिएक्शन होता है और सिंक गैस बनती है। ओह, अच्छा, और फिर उस गैस को बाहर निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मिट्टी हटाने और ट्रांसपोर्ट करने का पूरा झमेला ही खत्म हो जाता है। ये तो वाकई स्मार्ट है। और ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, इसके साथ साथ नेवेली में उनका ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम चल रहा है। और लिग्नाइट से मिथेनॉल बनाने का भी तो एक प्रोजेक्ट है ना, लगभग 4,394 करोड़ का। हाँ, मेथनॉल आगे चलकर केमिकल इंडस्ट्रीज और फ्यूल ब्लेंडिंग में काम आता है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि वो सिर्फ बिजली बनाकर नहीं रुकना चाहते, वो पूरा का पूरा एंड टू एंड एनर्जी इकोसिस्टम कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखो, कागज पर और उनकी प्रेस रिलीजेस में ये 1.25 लाख करोड़ का प्लान, अफ्रीका में माइंस,
अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन, ये सब किसी विजनरी साइफाई मूवी की तरह लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत ग्रैंड है। पर जब हम आते हैं फरवरी 2026 में आई CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट पर, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एक रियलिटी चेक मिलता है। सही कहा। CAG रिपोर्ट किसी भी सरकारी कंपनी के ऑपरेशंस का एक अनफिल्टर्ड आईना होती है, और इस ऑडिट में जो 2017-18 से 2022-23 तक के पीरियड का था, उसने बताया कि उनके कोर ऑपरेशंस में ही बहुत सी फंडामेंटल खामियां हैं जो इनके बड़े सपनों के लिए एक भयानक खतरा बन सकती हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा तो जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन का है। एक माइनिंग कंपनी के लिए जमीन तो बेसिक जरूरत है ना, सबसे पहली जरूरत। पर CAG रिपोर्ट के अनुसार जमीन की कमी के कारण लगभग 2.77 मिलियन टन लिग्नाइट का शॉर्ट सप्लाई हुआ, जिसके चलते उन्हें करीब 338.62 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस झेलना पड़ा। ये तो अजीब बात है। एक तरफ तो आप 1.25 लाख करोड़ के नए एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ही आपके पास जमीन कम पड़ रही है। और उससे भी बड़ा और गंभीर मुद्दा है एनवायरमेंट और सेफ्टी क्लियरेंसेस का। वो जो MOEFC वाली बात थी। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो संस्था जो खदानों को चलाने की इजाजत देती है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि NLC का जो माइन 2 है वो बिना किसी वैलिड एनवायरमेंटल क्लियरेंस के चलता रहा। वेट, सीरियसली? बिना क्लियरेंस के? हाँ, क्योंकि उन्होंने वक्त पर क्लियरेंस की रीवैलिडेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। एक नवरत्ना PSU के लिए ऐसी लापरवाही बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। और इस लापरवाही का जमीन पर रहने वाले आम लोगों पर क्या असर पड़ता है वो भी रिपोर्ट में है। जब खदान खोदी जाती है तो जो ऊपर की मिट्टी निकलती है, जिसे ओवरबर्डन कहते हैं, उसको एक सेफ ऊंचाई तक ही इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे माइन 1 के लिए 20 मीटर और माइन 2 के लिए 65 मीटर की लिमिट तय थी। लेकिन इन मिट्टी के पहाड़ों को 50 मीटर और 120 मीटर तक ऊंचा कर दिया गया। अब जब मिट्टी इतनी ऊंची हो जाएगी तो बारिश में वो खिसकेगी ही। नतीजा ये हुआ कि आसपास के किसानों के खेत मिट्टी से भर गए, पानी की निकासी रुक गई और फसलें बर्बाद हो गई, जिसके लिए NLC को किसानों को लगभग 2.18 करोड़ का कॉम्पेंसेशन देना पड़ा और खेत साफ करने में करीब 15 करोड़ और खर्च करने पड़े। और इस एनवायरमेंटल डैमेज के अलावा सेफ्टी का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा दुखांत है। TPS-2 पावर प्लांट में मई और जुलाई 2020 में 2 आग लगने की बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। ये बहुत ही ट्रेजेडी थी। और रिपोर्ट इसका सीधा कारण प्लांट की बेसिक हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस में लापरवाही को बताती है। लोगों को लगता होगा कि कोयले की खदान है तो आग लगना आम बात है, लेकिन लिग्नाइट डस्ट असल में बहुत खतरनाक होती है। हाँ, कच्चा कोयला होता है ना? राइट। जब इसकी धूल हवा में घुलती है और ठीक से साफ नहीं की जाती तो ये बेहद ज्वलनशील बन जाती है। अगर थोड़ी सी भी स्पार्क मिल जाए तो ये धूल बारूद की तरह ब्लास्ट करती है। और CAG रिपोर्ट यही इशारा कर रही है कि इतने बड़े प्लांट में इतनी बेसिक सफाई और सेफ्टी पर ध्यान नहीं रखा गया। इसी वजह से उनका जो डेट यानी कर्ज का बर्डन है वो डराता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर एक कंपनी अपने कोर बिजनेस में बेसिक सेफ्टी और लैंड मैनेजमेंट नहीं कर पा रही तो क्या उस पे 1.25 लाख करोड़ का नया कर्ज लादना खतरनाक नहीं है? ये तो ऐसा हुआ कि आपके घर की नींव कमजोर है और आप उस पे 10 मंजिला नई बिल्डिंग बना रहे हैं। ये कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल लोन्स लेने पड़ेंगे और ऊपर से नेल्को के साथ ओडिशा में 1080 मेगावाट का नया थर्मल प्लांट भी लगाना है। ये सब कैपिटल इंटेंसिव है। अगर एग्जिस्टिंग इनएफिशिएंसी बनी रही तो कंपनी फाइनेंशियल रिस्क में आ सकती है। पर इसी पॉइंट पर आकर दिमाग चक्कर खा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दो नैरेटिव्स को मिलाना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ CAG रिपोर्ट बता रही है कि जमीन कम है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी फाइनेंशियल शीट्स देखो तो Q3 25-26 में उन्होंने अपना ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज किया है। यही तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना? जमीन पर खामियां हैं पर बैलेंस शीट चमक रही है। उनके तलाबीरा माइन ने कोल प्रोडक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया और उनका जो NUPPL जॉइंट वेंचर है उत्तर प्रदेश में, उसकी नई यूनिट ने COD या कमर्शियल ऑपरेशन डेट हासिल कर ली है। मतलब प्लांट ग्रिड को बिजली बेचकर पैसा कमा रहा है। हाँ, इनका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले करीब 8.74% बढ़कर 12,447 करोड़ तक पहुंच गया
और कलेक्शन एफिशिएंसी तो 118% के पार है। और सीएजी रिपोर्ट में इन खामियों के बावजूद उनकी कुछ अच्छी बातों की तारीफ भी की गई हैं। जैसे एनएलसी ने लगभग 2188 हेक्टेयर्स माइंड आउट जमीन को सफलतापूर्वक रिक्लेम किया, वहां पेड़ लगाए, इको टूरिज्म बनाया। और 2013 से वो अपने पावर प्लांट्स में 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हाँ, यानी थर्मल प्लांट से जो राख निकलती है उसको सीमेंट या ईंट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के लिहाज से एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखकर देखने पर ये साफ होता है कि इनका जो पुराना फॉसिल फ्यूल बिजनेस है ना, वो दरअसल एक कैश काउ की तरह काम कर रहा है। समझ गया, बिजनेस पुराना है, सेफ्टी इश्यूज हैं, पर पैसा दबा के बना रहा है। एग्जैक्टली और इसी पुराने कोयले के पैसे से वो फ्यूचर की इस ग्रीन एनर्जी बुलेट ट्रेन को फाइनेंस कर रहे हैं। क्या बात है। उनके पास स्केल है, गवर्नमेंट का बैकिंग है और एक तैयार मार्केट है। चुनौती सिर्फ कैपिटल की नहीं, बल्कि उनके इंटरनल मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी की है कि क्या वो इस एक्सट्रीम ट्रांजिशन के पेस को हैंडल कर पाएंगे। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो एनएलसी इंडिया का सफर वाकई किसी आम सरकारी कंपनी की कहानी नहीं है। एक तरफ उनका विजन बहुत मॉडर्न और एग्रेसिव है, अफ्रीका में लिथियम ढूंढना, रिलायंस के साथ गैसिफिकेशन और 10 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो खड़ा करना। पर दूसरी तरफ उन्हें अपनी लेगेसी प्रॉब्लम से निपटना होगा, जमीन की कमी, सेफ्टी हैजर्ड्स और वो पुराना रेड टेप। अगर उन्हें अपने टारगेट्स हासिल करने हैं तो उन्हें अपना वर्क कल्चर ठीक करना ही होगा। बिल्कुल। चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के दिमाग में एक विचार डालना चाहूंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि फ्यूचर की ग्रीन एनर्जी क्रांति किसी नई चमकती हुई टेक स्टार्टअप से आएगी, है ना? हाँ, लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि नेट जीरो फ्यूचर का असली रास्ता इन्हीं पुरानी भारी भरकम फॉसिल फ्यूल पीएसयूज के हाथों से होकर गुजरेगा? क्योंकि इनके पास जो स्केल, रिसोर्सेज, जमीन और कैपिटल है ना, वो किसी नई कंपनी के पास नहीं है। सही बात है। ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। क्या पुराने दौर के कोयला दिग्गज ही आने वाले कल के ग्रीन एनर्जी चैंपियंस बनेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।